दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हर्ष दैया हूँ। एसएससी जेई 2023 में मेरी 8वीं रैंक है सिविल के अंदर। और मैंने पेपर को कैसे अटैम्प्ट किया, जो मेरी रिस्पॉन्स शीट है उसके थ्रू मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। और हम अब तक 35 क्वेश्चन कर चुके हैं। और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। 2023 के एग्ज़ाम में मेरी 8वीं रैंक आई है। मेरे को CPWD डिपार्टमेंट मिला है। ये आप ऑल इंडिया रैंक मेरी देख सकते हैं, 8वीं रैंक है। और प्री के अंदर मेरे टोटल 141 स्कोर है। और मेरे को CPW डिपार्टमेंट मिला है। मेंस में मेरे 232 मार्क्स हैं। और हम जो आज मेंस का सॉल्यूशन देखेंगे उसमें मैं बता दूं, मैंने केवल 83 क्वेश्चन किए थे और 95.18% मेरी एक्यूरेसी थी। तो आपको ये जानने को मिलेगा कि कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं जिससे कि एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा आए। और केवल नॉर्मल और आसान वाले क्वेश्चन करके भी हम अच्छी रैंक स्कोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अब सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। हम 35 क्वेश्चन कर चुके थे, उससे आगे अब देखना शुरू करते हैं। 35 में से जो IAS कोड के कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कि ये 34 नंबर क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, मैंने नहीं करे और ये करने भी नहीं होते। जैसे कि आप 2024 के पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो IAS 875 आप पूरा नहीं पढ़ोगे, लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है बस आपको इसको रट लेना है कि हाँ, बालकनी ऑफ ड्वेलिंग हाउस कि उनके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कितना होता है, 1 का D ऑप्शन 3 किलो न्यूटन। तो इस टाइप के जो 5 या 6 क्वेश्चन IAS कोड के थे उनको आपको रट लेना है, ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं वे, आपको उससे ज़्यादा कोड के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो 35 हो चुके थे हमारे। आज हम 36 नंबर क्वेश्चन से अब शुरू करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में IAS कोड है 2386। उसके अंदर ये पूछ रहा है कि कोर्स एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू निकालने के लिए हम कौन कौन से साइज़ की सीव यूज करते हैं। अब नॉर्मली हम कौन से साइज़ की सीव यूज करते हैं ये हमने पढ़ा हुआ होता है, लेकिन कौन सा IAS कोड होता है ये हम इतना ध्यान नहीं देते, तो इसको हम वैसे भी इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आसान है क्योंकि इसने केवल यही पूछा कौन सी सीव यूज करते हैं। तो क्रशिंग वैल्यू ऑफ कोर्स एग्रीगेट निकालने के लिए हम 10 mm की सीव, 12.5 mm की सीव और 2.36 mm की सीव यूज करते हैं। क्या रहता है क्रशिंग वैल्यू टेस्ट के अंदर, एग्रीगेट पासिंग थ्रू 12.5 mm सीव एंड रिटेन ऑन 10 mm सीव, वे वाले तो हम एग्रीगेट लेते हैं। और उनको क्रश करने के बाद 2.36 mm की जो सीव होती है उससे पास करके हम ऐसे देखते हैं कितना वेट पास हो गया और उससे हम उसकी क्रशिंग वैल्यू निकालते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन होने वाला, इजीली होने वाला क्वेश्चन था क्योंकि ये क्रशिंग टेस्ट में हमें पता था हम ये 3 सीव यूज करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। ये वाला क्वेश्चन हाइड्रोलॉजी का था। नॉर्मली हाइड्रोलॉजी हम इतना ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, लेकिन जो भी हम हाइड्रोलॉजी में पढ़ते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में जो प्रेसिपिटेशन वाला पार्ट है ये उससे बूझा हुआ है। इसमें स्लीट, ग्लेज और हेल, इन 3 की डेफिनेशन बूझी हुई, इसने क्या होगी। तो इस वाले क्वेश्चन को मैंने कैसे किया, हेल का मेरे को पता था, हेल होते हैं ओला, जैसे बर्फ़ के ओले पड़ते हैं ज़मीन पर उनको हेल बोलते हैं। तो 3 का B ऑप्शन, इट इज़ द सावरी प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ इरेगुलर पैलेट और लंप ऑफ आइस ऑफ साइज मोर देन 8 mm। तो 3 का B ऑप्शन होते ही कौन सा एलिमिनेट हो गया, 3 का B दिया हुआ है पहले और तीसरे में, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। मैच द फॉलोइंग का ये सबसे बड़ा फायदा है। अब इसके अंदर बचता है ग्लेज और स्लीट। ये मैंने कैसे किए, तो जो ग्लेज होता है इसको मैंने ऐसे याद किया होता, ग्लेज के अंदर G आता है और G यानी कि ग्राउंड। तो जब बारिश की बूंदें ज़मीन पर पड़ के बर्फ़ बन जाती हैं तो उसको हम ग्लेज बोलते हैं। तो A ऑप्शन पढ़िए, आइस फॉर्मेशन व्हेन रेज कम इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड, यानी बारिश की बूंदें जब ज़मीन पर पड़ती हैं तो वे बर्फ़ बन जाती हैं क्योंकि ज़मीन बहुत ठंडी होती है। तो G से ग्राउंड होती है और G से ग्लेज होता है, इसको मैंने ऐसे याद किया हुआ था। तो 2 का A ऑप्शन होते ही 1 का B हो गया और 2 का A हो गया। ये मेरा ऐसे सोल्व हो गया था, होने वाला क्वेश्चन था ये। आप देख सकते हो ऐसे भाई, आप कुछ शॉर्ट फॉर्म वगैरह लगा के ऐसी चीज़ों याद कर सकते हो क्योंकि थोड़ी याद करने में मुश्किल हो जाती हैं, सारी चीज़ें एक जैसी ही लगती हैं हमें।
कि ग्लेज, स्लीट, हेल ये सब एक जैसा ही है, लेकिन वैसे आपको छोटा मोटा फुल फॉर्म वगैरह रिलेट करके चीज़ों को याद कर सकते हो। 38 नंबर क्वेश्चन है, पास्कल लॉ के एप्लीकेशन के ऊपर बुझा हुआ है। तो W वेट है, इधर जो एरिया होगा और इधर ये प्लंजर है, इधर F फोर्स लग रही है, जो भी इसका एरिया होगा, तो पास्कल लॉ के एप्लीकेशन के ऊपर ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। 39 नंबर क्वेश्चन, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जिसका मंथली ग्रोस रेंट 12,000 है, एस्टिमेटिंग आउटगोइंग इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड अदर कंटीजेंसीज ₹12,000 और द कॉस्ट ऑफ लैंड कम टू बी 6 लाख। तो हमें टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बतानी है ऑन ईयरली बेसिस। तो हमें पता है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में हम पढ़ते हैं कैपिटलाइज वैल्यू इनटू हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, नेट एनुअल इनकम के बराबर होता है। इस वाले फॉर्मूले में तो मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा जिसने एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग पढ़ा होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आय की वैल्यू दे रखी है इसमें 6%। अब बस अपने को ये नेट एनुअल इनकम निकालनी थी, तो नेट एनुअल इनकम किसके बराबर होगी, 12,000 रुपये मंथली रेंट है, तो 12,000 गुणा में 12 महीने होते हैं, ये 12,000 है, 12K इंटू 12, ठीक है, ये हमारा मंथली रेंट हो गया। और टैक्स कितना है, 12,000, 12,000 का टैक्स लेकिन पूरे साल के अंदर लग रहा है, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 11, तो कितना हो जाएगा ये 12,000 मल्टीप्लाई बाई 11, 1,32,000, ये हो गया 1,32,000। नेट एनुअल इनकम, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, तो कैपिटलाइज वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटलाइज वैल्यू हो जाएगी, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड बाई 6, ये हो गई 22 लाख रुपए। कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आ गई हमारी, कैपिटलाइज वैल्यू आ गई हमारी 22 लाख। और इसके अंदर कॉस्ट ऑफ लैंड यानी कि ज़मीन की कॉस्ट कितनी है, 6 लाख। 22 लाख और 6 लाख कितना हो गया, 28 लाख रुपए। तो सेकंड नंबर ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इजीली होने वाला क्वेश्चन था। थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने के लिए इसने 22,440 रुपये, तो वो तो सारे ऑप्शन में थोड़ा बहुत प्लस माइनस है ही, लेकिन इसको आप करते तो 22 लाख में अगर आप 6 लाख करते, वहाँ कैलकुलेटर था ही आपके पास, इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते थे। तो इसको भी हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में नहीं गिनेंगे। बस आपको नेट एनुअल इनकम की पता होनी चाहिए, क्या होती है नेट एनुअल इनकम। भाई जो उसका रेंट आया है 12 महीने का और पूरे साल में टैक्स दिया है उसने। 40 नंबर क्वेश्चन, फॉर ए स्टेडी आइडियल फ्लो इन कंप्रेसिबल फ्लूइड टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट ऑफ द फ्लूइड इज कॉन्स्टेंट, दिस इज नोन एज द बर्नौली इक्वेशन। कितना इजी क्वेश्चन है। बर्नौली इक्वेशन में क्या रहता है, प्रेशर हेड, डेटम हेड और वेलोसिटी हेड, ये क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन का वो था, तो देखते ही होने वाला क्वेश्चन था। जैसे एक में थोड़ी कैलकुलेशन थी, ये बिल्कुल होने वाला क्वेश्चन था। 41 नंबर क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी थी, सभी को फुल मार्क्स दे दिए, लेकिन ये चीज़ हमें पेपर में थोड़ी ना पता है किसके ऊपर डिस्क्रिपेंसी आएगी। इस वाले क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया था, और जब पहले इसकी आंसर की आई थी एसएससी ने इसी ऑप्शन को ठीक माना था, लेकिन बाद में बच्चों ने ऑब्जेक्शन वगैरह लगाया होगा, तो इसमें इन्होंने सभी को मार्क्स दे दिए। तो इसको मैंने कैसे सोल्व किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। ये अलग अलग आइटम दिए हुए हैं, तो एस्टिमेटिंग में हम इनकी यूनिट क्या रखेंगे, स्टोन स्लैब इन दी रूफ, छत के ऊपर हम स्टोन की स्लैब लगा रहे हैं यानी कि टाइल वगैरह लगवा रहे हैं, तो उसको कैसे मेजर करेंगे, मीटर स्क्वायर में, बिल्कुल ठीक बात है। कटिंग ऑफ ट्री, ट्री को हम कट कर रहे हैं तो उसको किस में मेजर करेंगे, इसको बाद में देखते हैं। थर्ड नंबर, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन क्यूबिक मीटर, जो सीमेंट कंक्रीट हो गई, लाइम कंक्रीटिंग हो गई फाउंडेशन में, क्यूबिक मीटर में करते हैं। अब पेड़ों को जो कटिंग करते हैं, अब जैसे ये हमारा पेड़ है, तो इसको जब हम कट करते हैं आरी वगैरह से कट करेंगे, तो जो हमारे को मेहनत लगानी पड़ रही है, आरी से काटना पड़ रहा है, तो इसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसी को तो काटना पड़ रहा है। पेड़ का वजन कितना है उससे हमें क्या मतलब, जो आरी चलेगी वो तो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर चलेगी,
तो कटिंग ऑफ ट्री होएगी मीटर स्क्वायर में। तो इस वाले लॉजिक के साथ मैंने इसको सोल्व किया था और इसका जो एक्चुअल आंसर है वो आंसर नंबर 4 है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है क्योंकि इसने इसमें टन दिया हुआ, टन की जगह मीटर स्क्वायर आएगा। लेकिन बाद में एसएससी ने इसके सभी को आंसर दिए, अवार्ड कर दिया, यानी कि सभी को इसका 3 मार्क्स मिलेंगे। तो देखा आपने कि कॉपर सल्फेट वाले में भी एसएससी ने ऐसी ही गलती करी हुई है और इस वाले क्वेश्चन में भी ऐसी गलती करी हुई है। तो थोड़ी बहुत गलती एसएससी भी करती है, तो इन गलतियों की वजह से हो सकता है 100-200 बच्चों का सिलेक्शन हुआ होगा और 100-200 का नहीं हुआ होगा। तो कट ऑफ जितने मार्क्स लाने ही ज़रूरी नहीं है, कट ऑफ से थोड़े बहुत आपको ज़्यादा ही मार्क्स लाने पड़ेंगे क्योंकि ऐसी गलतियां एसएससी कर सकती है। 42 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कैरेक्टरिस्टिक एंड डिजाइन फैक्टर ऑफ द रिजिड एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते ही इनकरेक्ट के ऊपर ध्यान जाना चाहिए और वैसे भी इन्होंने हाईलाइट वैसे ही कर दिया आपकी हेल्प के लिए इनकरेक्ट को। तो हम स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। पहले स्टेटमेंट, स्ट्रेस इन रिजिड पेमेंट आर एनालाइज बाय द प्लास्टिक थ्योरी एज्यूमिंग दैट द पेमेंट इज रेस्टिंग ओवर ए रिजिड सरफेस। तो पहली स्टेटमेंट ही गलत हो गई। जो हम रिजिड पेमेंट वाला चैप्टर पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, उसके अंदर जैसे हम एनालिसिस वगैरह करते हैं उसके अंदर शायद बर्म मिनिस्टर या वेस्ट मिनिस्टर कुछ इस टाइप की थ्योरी है। तो उसके अंदर हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो स्लैब है वो एक टाइप से फ्लूइड के ऊपर रेस्ट कर रही है, इस टाइप से हम एजम्पशन लेते हैं। और इस स्टेटमेंट में क्या रखा है कि स्लैब रिजिड सरफेस के ऊपर रेस्ट करती है। तो एनालिसिस का ये चीज़ तो गलत हो गई। हम एक्चुअल में क्या एज्यूम करते हैं, जो स्लैब है फ्लूइड के ऊपर रेस्ट कर रही है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसकी, फ्लेक्सिबल पेमेंट लेयर में रिफ्लेक्ट द नॉन रिकवरेबल एज वेल एज रिकवरेबल डिफॉर्मेशन ऑफ द लोअर लेयर इंक्लूडिंग द सबग्रेड ऑन टू द अपर लेयर एंड ऑल्सो द पेमेंट सरफेस। इस स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है उसकी जो नीचे वाली लेयर होती है सबग्रेड वगैरह, वहाँ पे कोई डिफॉर्मेशन आएगा तो ऊपर वाले लेयर पे वो दिखेगा। तो ठीक बात है, फ्लेक्सिबल पेमेंट में क्या होता है, अगर नीचे वाले सबग्रेड में कोई डिफेक्ट है तो ऊपर वाले लेयर पे रिफ्लेक्ट होएगा वो। थर्ड स्टेटमेंट, रिजिड पेमेंट डू नॉट गेट डिफॉर्म टू द शेप ऑफ द सपोर्टिंग लेयर अबव इट। तो रिजिड पेमेंट के नीचे अगर कोई छोटा मोटा डिफेक्ट है तो ऊपर वाले लेयर पे दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि रिजिड पेमेंट में मान लो ये स्लैब है पूरी की और यहाँ कोई छोटा मोटा गड्ढा हो गया तो ऊपर दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट देखें तो वो लेयर बाय लेयर होते हैं, अगर यहाँ पे कोई छोटा मोटा गड्ढा हो गया तो ऊपर वाले लेयर पे भी गड्ढा दिखाई देगा। फोर्थ स्टेटमेंट, द लोअर लेयर ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट फेस स्ट्रेसेस ऑफ द लेस मैग्नीट्यूड एज कंपेयर टू द पेमेंट सरफेस डायरेक्टली अंडर द व्हील लोड। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो नीचे वाली लेयर होती हैं उसमें कम स्ट्रेस लगेगा एज कंपेयर टू ऊपर वाली लेयर्स में। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है। जैसे व्हील लोड है तो नीचे जाते जाते लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यहाँ पे कम स्ट्रेस आएगा, यहाँ ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। तो ये भी ठीक बात है। तो इसमें केवल पहले वाली स्टेटमेंट गलत थी। तो ये भी अगर किसी ने ये रिजिड पेमेंट और फ्लेक्सिबल का बेसिक पता होगा तो वो कर सकता है। 43 नंबर क्वेश्चन, एन ऑफसेट इज लेड आउट 5 डिग्री फ्रॉम द ट्रू डायरेक्शन ऑन द फील्ड if the scale of plotting is 20 meter to 1 centimeter. Find the maximum length of the offset so that the displacement of the point on the paper may not exceed the 0.5 mm. ये सर्वे का क्वेश्चन था। अगर आप स्टेटमेंट को इसके समझ जाते हैं बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं आप। स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहली लाइन है, एक ऑफसेट इज लेड आउट 5 डिग्री फ्रॉम द ट्रू डायरेक्शन। कोई हमारे सर्वे की लाइन है ऐसे, अब कोई ऑफसेट है वो 5 डिग्री पे है, 5 डिग्री पे ये ऑफसेट है। स्केल ऑफ प्लॉटिंग इज 1 सेंटीमीटर टू 20 मीटर। जो हम ड्राइंग बना रहे हैं स्केल है उसका 1 सेंटीमीटर 20 मीटर के बराबर होगा। मैक्सिमम लेंथ बतानी है इस ऑफसेट की, जो ये लेंथ है इस ऑफसेट की ये कितनी हो सकती है मैक्सिमम। सो दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑन द पेपर मे नॉट एक्सीड द 0.5 mm। तो जो ये डिस्प्लेसमेंट है इस पॉइंट की ये 0.5 mm से ज़्यादा ना हो। तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम हमारा इस डायग्राम को प्लॉट करते ही सोल्व हो गया। अब एल साइन थीटा
एल साइन थीटा किसके बराबर है 0.5 mm। और 0.5 mm का क्या मतलब है 1 सेंटीमीटर 20 मीटर, यानी कि 10 mm 20 मीटर के बराबर है। तो 5 mm किसके बराबर होगा 10 मीटर के, यानी कि 5 मीटर। ये मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए। 1 सेंटीमीटर 20 मीटर है तो 5 mm, सॉरी ये 0.5 mm है, तो 0.5 mm किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा 1 मीटर हो जाएगा। ये 0.5 mm है, तो इसको मैं यहाँ भी करेक्ट कर देता हूँ, ये 1 मीटर होगा तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर। तो एल साइन थीटा है 0.5 मीटर और थीटा 5 डिग्री, तो लेंथ कितनी आ जाएगी, इसको मैं आपको कैलकुलेटर में करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 1 डिवाइड बाई साइन 5 डिग्री 11.473, तो इसका 3 नंबर ऑप्शन 11.47। यहाँ इसमें ये गड़बड़ हो रखी है, ये मैंने आपको ऊपर दिखा दिया। एल साइन थीटा 1 मीटर के बराबर होगा, 0.5 mm जो स्केल के हिसाब से 1 मीटर है। यहाँ मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, इज इक्वल टू 1 मीटर। और यहाँ से हमने एल इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई साइन 5, वो मैंने आपको कैलकुलेटर में दिखा दिया 11.47। ये वाला क्वेश्चन ऐसे हो सकता था। इसको जो अगर आप इस टाइप के जो सर्वे क्वेश्चन है डायग्राम बनाकर आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये। कैलकुलेट द स्लोप एट द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल 5 मीटर सब्जेक्ट टू द यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड विद इंटेंसिटी वेरिंग फ्रॉम 0 to 20 kN एज शोन इन द फिगर। कंसिडर द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ द बीम एज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द लेंथ। अब ये देखिए क्वेश्चन, अगर किसी को इसका डायरेक्ट वो नहीं पता फॉर्मूला तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम इस टाइप का जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्ल्यू इंटेंसिटी का यहाँ 0 का यहाँ, तो इसका थीटा कितना होता है, इसके थीटा का फॉर्मूला होता है W L क्यूब अपॉन 24 EI। जो इसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है वो तो ऑप्शन के अंदर EI ही रहेगी। लेंथ की वैल्यू 5 मीटर है, वेट मैक्सिमम है 20, तो 20 इंटू 5 का क्यूब डिवाइड बाय 24, 20 इंटू 5 का क्यूब डिवाइड बाय 24, 104.16, 104.16 डिवाइड बाय EI। अब कितना इजी क्वेश्चन था ये। अगर किसी को ये फॉर्मूला नहीं पता था तो उसके लिए डिफ़िकल्ट है, और ये तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है जो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर जो 10-12 केस याद करते हैं उसके अंदर से, और प्रीवियस ईयर में भी इस टाइप के बहुत क्वेश्चन हैं। 45 नंबर क्वेश्चन। द ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए स्ट्रिप फुटिंग 1.5 मीटर वाइड लोकेटेड एट ए डेप्थ ऑफ 1.2 मीटर इन क्ले इज 420 kN। If the unit weight of the soil is 20 kN, estimate the net bearing capacity। अब ये भी कितना आसान क्वेश्चन है। नेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, क्या वो नेट होती है, क्या वो अल्टीमेट माइनस जो सोयल का वजन है। क्या वो अल्टीमेट कितनी है इसके अंदर 420 दी हुई है, 1.2 मीटर की डेप्थ है, तो 1.2 मीटर पे यूनिट वेट है इसका 20, तो 420 में से 24 माइनस करेंगे ये है 24 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 396। अब इसमें कहाँ कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ रही है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो नेट बियरिंग कैपेसिटी होती है वो अल्टीमेट में से जो सोयल का प्रेशर होता है उसको माइनस कर देते हैं। फाउंडेशंस के अंदर बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर जो डेफिनेशन होती है उसके अंदर हम इसको पढ़ते हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन में गिनेंगे इसको। 46 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज क्लासिफाइड एज ए इग्नियस रॉक। जो बिल्डिंग मटेरियल का क्वेश्चन है इसमें आपको पता होना चाहिए कौन सा रॉक क्या है। अब इस वाले क्वेश्चन में मैंने तुक्का लगाया था, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन तुक्का मैंने कैसे लगाया था, मतलब तुक्का तो नहीं कहेंगे,
मेरे को कंकड़ का पता था, मार्बल का पता था, लाइमस्टोन का पता था, लेकिन मेरे को साइनाइड का नहीं पता था। और इसने इग्नियस रॉक पूछा हुआ है, कंकड़ भी इग्नियस नहीं होता, मार्बल भी नहीं होता, लाइमस्टोन भी नहीं होता, तो बचा कौन सा? 3 नंबर। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया। तो एलिमिनेशन से भी कई क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। 47 नंबर क्वेश्चन, स्टडी द गिवन स्टेटमेंट P and Q बेस्ड ऑन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सोयल एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बेस पे क्वेश्चन है ये सोयल की। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। पहली स्टेटमेंट है द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सोयल इज मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ क्ले इन द सोयल। तो जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है सोयल के अंदर क्ले कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये ठीक बात है, अगर क्ले ज़्यादा होगी तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स सोयल का उतना ही ज़्यादा होगा। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं व्हेन सिल्ट इज एडेड टू क्ले द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द रिजल्टिंग सोयल इंक्रीज। अगर क्ले के अंदर हम सिल्ट को डाल देंगे तो प्लास्टिसिटी वैल्यू उसकी बढ़ेगी या घटेगी? तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा क्ले का होता है, लेकिन अगर उसके अंदर हम सिल्ट डाल लेंगे तो जिसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स कम होता है तो वो डिक्रीज़ करेगी। तो इंक्रीज की जगह यहाँ डिक्रीज आना था। लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैंने पेपर में अटैम्प्ट नहीं किया क्योंकि मैं इसके बारे में 100% श्योर नहीं था। लेकिन इस वाला क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा पेपर में अगर मैं सोचता तो कर सकता था। लेकिन वही बात है, पेपर में मेरे को यही था कि 70 से 80 क्वेश्चन करने हैं और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, जो मेरे पूरे हो गए थे, तो इस वजह से मैंने इनको अटैम्प्ट ज़्यादा नहीं किया। 48 नंबर क्वेश्चन, द मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच द रिडक्शन इन द वाटर कंटेंट विल नॉट कोज ए डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सोयल मास इज नोन एज द श्रिंकेज लिमिट। बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। भाई जब श्रिंकेज लिमिट होती है अगर उससे कम मॉइस्चर होएगी तो सोयल की वॉल्यूम चेंज नहीं होती। बिल्कुल ठीक बात है, ये हम पढ़ते भी हैं। ये वाला ग्राफ रहता है, यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट है, यहाँ प्लास्टिक लिमिट है, यहाँ लिक्विड लिमिट है, ये इसकी वॉल्यूम है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो। 49, एज पर IS 800 व्हाट इज द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो फॉर द टेंशन मेंबर। अब ये वाला क्वेश्चन तो हर एग्जाम में एक ना एक आता ही है, इसमें तो बताने का कुछ है ही नहीं। अगर कोई इस वाले टेबल को याद नहीं करके जाता, स्लेंडरनेस रेशो वाली, इफेक्टिव लेंथ वाली, या कंक्रीट के अंदर जो एक्सपोजर कंडीशंस में सीमेंट कितनी होती है, तो इस टाइप की जो इसको टेबल याद नहीं होंगी तो। और आजकल एक वो फाइन एग्रीगेट के 4 जोन है और उसके अंदर कितनी परसेंटेज एग्रीगेट पास होते हैं अलग अलग सीव से, तो इस टाइप की जो टेबल आजकल हर पेपर में आ रहे हैं उनको नहीं करेगा तो वो तो ऐसे मान के चलो अपने 4-5 नंबर तो गवा ही देगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन, डिकन्स फॉर्मूला जो होता है पीक रेट ऑफ रन ऑफ निकालने के लिए फ्लड के दौरान, और इसमें यूनिट भी बता दी, एरिया किलोमीटर स्क्वायर में CD डिकन्स कांस्टेंट है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला होता है QP इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज एरिया की पावर 3/2। अब कोई इसको ये नहीं कहेगा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जैसे हाइड्रोलॉजी के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे SSC JEE के, तो उसके अंदर एक ये फॉर्मूला है, फैन शेप कैचमेंट इन दी ओल्ड बॉम्बे स्टेट। उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? उसके लिए हम इंग्लिश फार्मूला यूज़ करते हैं, और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर राइन्स फार्मूला, डिकन्स फार्मूला और ये इंग्लिश फार्मूला, उन सभी के बारे में बताया हुआ है। तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, इसको मैं प्रीवियस ईयर में ही गणूंगा। अगर आप प्रीवियस ईयर करके जा रहे हैं तो आप देख सकते हो, आपके सारे क्वेश्चन होते हुए चलेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन, जो पाइप फ्लो होता है उसके अंदर माइनर लॉस होते हैं, उसके अंदर V²/2G किसका फॉर्मूला होता है? तो जो पाइप होती है पाइप फ्लो, उसके अंदर माइनर लॉस का फॉर्मूला, हेड लॉस का फॉर्मूला होता है V1 - V2 होल का स्क्वायर/2G। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है? V²/2G, तो इसका मतलब क्या है? V2 हो गया 0। V2 का मतलब 0 का क्या मतलब है कि जो हमारी पाइप है, पाइप से पानी हमारा ऊपर एटमॉस्फेयर में जा रहा है, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी हमने 0 कंसीडर करी है। तो 3rd नंबर, लॉस ऑफ हेड एट द एग्जिट ऑफ द पाइप। अगर किसी को ये हेड लॉस का फॉर्मूला ही पता था
तो भी वो इस क्वेश्चन को कर सकता था अगर उसको एग्जैक्ट सब कुछ नहीं पता था तो फॉर्मूले आपको याद सारे होने चाहिए और इसको भी हम इजी क्वेश्चन में ही गणेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन, इन द डिजाइन ऑफ ए टू वे स्लैब द फ्लेक्सुरल reinforcement रिक्वायर इन ए शॉर्टर स्पैन इज फाउंड टू बी 200 mm square per meter. Calculate the requirement spacing if the steel bar of dia 8 mm to be used. Ignore the spacing of reinforcement based on the other criteria and calculate only based on the given information. अब एग्जामिनर देखो कितना अच्छा है, उसने कह दिया है जो मैंने डाटा दिया है आपको केवल उसी को कंसीडर करना है, बाकी सभी चीज़ों को आपको भूल जाना है। तो ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ो। इसने रीइंफोर्समेंट दी हुई है 200 mm स्क्वायर, कितनी 200 mm स्क्वायर, कितनी लेंथ में 1 मीटर लेंथ में, 1 मीटर लेंथ में। अगर हम 8 mm का डाया यूज करते हैं तो कितनी स्पेसिंग आएगी, तो इस 1 मीटर को mm में लिख लेते हैं, 1000 mm हो गया। तो 8 mm डाया का एरिया कितना होगा, π/4 इंटू 8 का स्क्वायर डिवाइड बाई जो इसकी स्पेसिंग है, बस दोनों को इक्वेट करना था। यानी कि 1000 मीटर में 200 mm है तो x मीटर की स्पेसिंग अगर हम यूज़ करते हैं और 8 mm का डाया होता है तो कितनी स्पेसिंग आएगी। ये रूटीन में मेरे हिसाब से लगभग सभी ने पढ़ाई होगा, हो सकता है कुछ ने इसको ना भी पढ़ा हो, लेकिन ये होने वाला क्वेश्चन था। तो इसका आंसर 251.32। बस आपको ये सिंपल लिखना था, कैलकुलेटर उसमें अलाउड था ही तो इसको आप इजीली कर सकते थे। 53 नंबर क्वेश्चन, इसमें जीके का क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, लेकिन जो मेजर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हैं ये एसएससी के टेक्निकल के सिलेबस के अंदर आते हैं। तो महानदी रिवर पर हीराकुंड डैम है, ये वेस्ट बंगाल साइड बहती है ये नदी। 54 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द बिलो स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोलिक पंप एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। पहली स्टेटमेंट है रेसिप्रोकेटिंग पंप आर यूज फॉर लिफ्टिंग द ऑयल फ्रॉम द डीप वेल एज वेल इट कैन बिल्ड अप वेरी हाई प्रेशर। तो नॉर्मली हम पंप वाला चैप्टर कम पढ़ते हैं, बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। उसके अंदर जो बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी होती हैं पंप वाले चैप्टर में, एक तो हमें पता होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, एक रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप हम यूज़ करते हैं जब डिस्चार्ज ज़्यादा ले जाना होता है लेकिन उसका हेड कम होता है, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप हम यूज़ करते हैं जब हेड ज़्यादा हो लेकिन डिस्चार्ज कम हो। और इसमें इसने यही कहा हुआ है रेसिप्रोकेटिंग पंप हम यूज़ करते हैं डीप वेल। डीप वेल का मतलब क्या भाई, हेड ज़्यादा होगा और हाई प्रेशर बिल्ड करने के लिए। तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो गई। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इसका रीज़न डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग पंप इज मच ग्रेटर देन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का डिस्चार्ज ज़्यादा होता है लेकिन हेड उसका कम होता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप का क्या होता है, हेड ज़्यादा होता है लेकिन डिस्चार्ज कम होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इसने गलत लिखी हुई है। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ज़्यादा कुछ इसमें सोचने का था नहीं इस वाले क्वेश्चन में। 55 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट टाइप ऑफ पाइप फ्लो। पाइप फ्लो, डिफरेंट टाइप की पाइप फ्लो में इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कितनी अच्छी बात है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो खुद हाईलाइट कर रहा है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट 1 को पढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट ए गिवन टाइम डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस इज इन केस ऑफ द यूनिफॉर्म फ्लो। बिल्कुल ठीक बात है, यूनिफॉर्म फ्लो में जो वेलोसिटी dv/dx 0 होता है। सेकंड स्टेटमेंट, फ्लो इन ए सर्कुलर पाइप इज कैटेगराइज एज लेमिनार व्हेन द रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 4000। ये स्टेटमेंट गलत हो गई। पाइप फ्लो में जब रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम होता है तब वो लेमिनार फ्लो होता है, लेकिन इसमें इसने 4000 दिया हुआ तो ये गलत हो गया और इनकरेक्ट ही हमसे पूछा हुआ था। फिर भी थर्ड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम, इसकी क्या कह रहा है, फ्लो कैरेक्टरिस्टिक लाइक वेलोसिटी डेंसिटी एंड प्रेशर एट ए पॉइंट डू नॉट चेंज विद टाइम इन द केस ऑफ द स्टेडी फ्लो। ठीक बात है, स्टेडी फ्लो में ये चेंज नहीं करते विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल मूव अलोंग ए वेल डिफाइंड स्ट्रीम लाइन्स सच दैट ऑल स्ट्रीम लाइन आर स्ट्रेट एंड पैरेलल इज नोन एज लैमिनार फ्लो। ये भी बिल्कुल ठीक डेफिनेशन है।
तो ये भी इजी क्वेश्चन में ही फ्लूइड का इजी क्वेश्चन था ये। तो दोस्तों आज हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, 55 नंबर क्वेश्चन तक हमने कर लिए। आज जो हमने 20 क्वेश्चन किए हैं उसमें से केवल एक क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था, और 19 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल करेक्ट अटैम्प्ट किए थे। और आप इससे क्या सीख सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। शुरू के जो मैंने 15 क्वेश्चन किए थे उसमें आपने देखा मैंने 6 क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया, लेकिन मेरे को पता था कि जो आगे के क्वेश्चन आएंगे वे इजी आएंगे और उनको मैं अटैम्प्ट कर दूंगा कोई ना कोई क्वेश्चन ढूंढ कर। जैसा कि आप इस वाले पार्ट में देख सकते हैं कि मैंने 20 में से 19 क्वेश्चन को ठीक कर दिया। तो आपके क्वेश्चन में भी हो सकता है ये 19 क्वेश्चन पहले आ जाएंगे, या फिर जो ये स्टार्टिंग के 6-7 जैसे मेरे वाले पेपर में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग में आ गए थे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उस चीज़ से आपको घबराना नहीं है, अपने आप को टारगेट लेकर चलना है कि हम 70 के आसपास तो आसान क्वेश्चन कर देंगे, और बाद में जो टाइम बचेगा इसमें आराम से आपके पास आधे से 1 घंटा 30-40 मिनट आपके आसानी से बच जाएंगे। उसमें आप क्वेश्चन को थोड़ा समझ के 10-12 क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। तो 80 क्वेश्चन ठीक होने का मतलब है 240 मार्क्स, यानी कि इससे आप इजीली टॉप 10 रैंक स्कोर कर सकते हो। तो दोस्तों ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो आपके फ्रेंड हैं जो एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे आगे का भी सॉल्यूशन इसी तरीके से हम इस चैनल पर करेंगे और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इससे आप कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपके और ठीक होने के चांस बढ़ेंगे केवल इस एनालिसिस को देखने से। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।